भारत की आंतरिक सुरक्षा की जब बात होती है तो कई चुनौतियां सामने आती हैं, लेकिन शायद ही कोई चुनौती नक्सलवाद जितनी पेचीदा और लंबे समय से चली आ रही हो। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसकी रणनीति क्या है और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। एक तारीख 6 अप्रैल 2010 और इस तारीख के साथ जुड़ी है एक संख्या 76। ये 76 हमारे सुरक्षा कर्मी थे जो एक ही दिन एक ही हमले में शहीद हो गए। सोचिए, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, और इसी घटना ने नक्सलवाद का सबसे भयानक चेहरा सबके सामने ला खड़ा किया। तो हाँ, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये वो पल था, वो लम्हा था जब देश को पहली बार शायद इस पैमाने पर एहसास हुआ कि नक्सलवाद का सबसे खौफनाक और हिंसक चेहरा कैसा दिखता है। इस एक घटना ने एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया कि ये लड़ाई कितनी गंभीर है और इसमें दांव पर क्या लगा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इस पूरे आंदोलन की जड़ें कहाँ है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बिल्कुल वहीं जहां इस विद्रोह का जन्म हुआ था। ये जो शब्द है ना, नक्सलवाद, ये आया है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से। बात है 1967 की। तब यहाँ के किसानों ने जमींदारों के खिलाफ एक हिंसक सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, और बस उसी एक घटना से इस पूरे आंदोलन को अपना नाम मिल गया। लेकिन कहानी सिर्फ नक्सलबाड़ी से शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें कह सकते हैं और भी गहरी हैं। 1946 में तेलंगाना आंदोलन ने एक तरह से इसकी जमीन तैयार की। फिर 1967 में नक्सलबाड़ी विद्रोह हुआ जिसने चिंगारी को आग में बदल दिया। इसके ठीक 2 साल बाद 1969 में सशस्त्र क्रांति के मकसद से CPI-ML बनाई गई, और फिर एक बड़ा मोड़ आया 2004 में, जब 2 बड़े गुट पीपल्स वॉर ग्रुप और MCCI आपस में मिल गए और बनी CPI माओवादी, जो आज इस आंदोलन का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर चेहरा है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये सब कब और कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अगला सवाल है कैसे। मतलब इनकी रणनीति क्या है, वो कौन सी सोच है, वो कौन सी प्लानिंग है जो इनके हर एक्शन के पीछे काम करती है। चलिए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, इनकी पूरी विचारधारा को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो है माओ त्से-तुंग का ये मशहूर कोट, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। मतलब इनका साफ मानना है कि असली ताकत, असली राजनीतिक बदलाव वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों के दम पर ही आ सकता है। और यही एक सोच इनकी पूरी की पूरी रणनीति की बुनियाद है। अब इनकी रणनीति को देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले ये गुरिल्ला वॉरफेयर पर ज्यादा फोकस करते थे, मतलब हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स, लेकिन अब ये उससे आगे बढ़कर मोबाइल वॉरफेयर की तरफ जा चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ छोटे-मोटे हमलों तक सीमित नहीं है। अब इनके हमले बड़े पैमाने पर होते हैं, ज्यादा कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और इनका मकसद सिर्फ परेशान करना नहीं, बल्कि दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना होता है। और एक बात समझना जरूरी है, ये कोई अचानक शुरू हुई लड़ाई नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी सोची समझी योजना है। इनकी रणनीति के 3 फेज हैं, जिसे ये प्रोट्रैक्टेड वॉर या दीर्घकालिक युद्ध कहते हैं। पहला फेज स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव, मतलब गुरिल्ला हमलों के जरिए अपने बेस एरिया बनाना, अपने पैल जमाना। दूसरा फेज स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट, इसमें ये मोबाइल वॉरफेयर पर जोर देते हैं ताकि शक्ति संतुलन बना सकें। और फिर आता है तीसरा और आखिरी फेज, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, यानी पारंपरिक युद्ध की तरफ बढ़ना और सीधे सीधे सत्ता पर कब्जा करना। तो ये तो हुई इनकी थ्योरी, इनकी रणनीति, पर जमीन पर इसका असर क्या हुआ? चलिए अब ये देखते हैं कि ये आंदोलन भारत में फैला कैसे और इसका प्रभाव कितना गहरा रहा। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताते हैं। जरा देखिए, 1980 में नक्सलवाद का असर 7 राज्यों के 31 जिलों तक था। ठीक, फिर 2003 तक ये 9 राज्यों के 55 जिलों तक पहुंच गया, और 2009 आते आते 11 राज्यों के 91 जिले इसकी चपेट में थे। ये साफ दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे इन्होंने स्थानीय मुद्दों का फायदा उठाकर अपना दायरा बढ़ाया। और जाहिर है इस विस्तार की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है, इंसानी जानों की कीमत। सिर्फ 2010 का साल ही देख लें, जिसे इस संघर्ष का सबसे हिंसक साल माना जाता है। उस एक साल में 718 आम नागरिकों की जान गई और 285 सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस संघर्ष की वो क्रूर सच्चाई है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
इनकी एक और रणनीति देखिए जो काफी चालाकी भरी है। ये सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और उन्हीं के हथियार लूट लेते हैं। मतलब अपने दुश्मन के हथियारों से ही खुद को लैस करना। सिर्फ 2008 का आंकड़ा देखिए, एक साल में 1200 से ज्यादा हथियार लूटे गए थे। ये दिखाता है कि ये कैसे सिस्टम के ही संसाधनों को सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत करते जा रहे थे। तो ये तो बात हुई आंकड़ों की, रणनीति की और विस्तार की। लेकिन ये लड़ाई, ये इन सब से कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। तो चलिए अब इसकी कुछ और परतों को खोलते हैं और उन सवालों पर गौर करते हैं जो ये पूरा मुद्दा हमारे सामने खड़ा करता है। और यहीं पे एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि क्या इस नक्सली हिंसा का शिकार सिर्फ समाज के वो बेईमान और अत्याचारी लोग हो रहे हैं, जैसा कि दावा किया जाता है, या फिर इसकी चपेट में आम लोग भी आ रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी लड़ाई की असली मानवीय कीमत कौन चुका रहा है। तो यहाँ पर जो चुनौती है ना, वो एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। एक तरफ तो हिंसा से निपटना है, बंदूक का जवाब देना है, लेकिन दूसरी और शायद उससे भी बड़ी चुनौती है उन मूल कारणों को खत्म करना जिनकी वजह से लोग बंदूक उठाने पर मजबूर होते हैं, जैसे कि गरीबी, विकास की कमी, प्रशासनिक अनदेखी और अन्याय। इस मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक दिलचस्प नजरिया ये भी सामने आता है कि पुलिस को अपनी पारंपरिक भूमिका से थोड़ा आगे बढ़कर सोचना होगा। मतलब सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित न रहकर उन्हें प्रभावित इलाकों में एक समाज सुधारक की तरह, एक डेवलपमेंट एजेंसी की तरह काम करना होगा। उन्हें उन जगहों पर प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाना होगा जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगभग गायब है। और आखिर में ये पूरी बहस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या एक लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में सामाजिक बदलाव लाने के लिए हिंसा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जायज़ ठहराया जा सकता है? यही वो नैतिक दुविधा है जो इस पूरे आंदोलन के दिल में है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही ताकतवर सवाल के साथ छोड़ जाता है जो क्रांतिकारी भगत सिंह से जुड़ा है। उन्होंने कहा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई आज भी बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवाज की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो संघर्ष के सारे अनसुलझे पहलुओं को अपने अंदर समेट लेता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।